नमस्कार दोस्तों। एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है प्रदीप कुमार। आज हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग एंड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की। सिस्टम ऑफ फार्मिंग को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्रॉप क्या होती है, क्रॉप्स क्या होती है एंड इसके प्रकार कितने होते हैं। तो हम क्रॉप की बात करें तो हिंदी में उसे बोलते हैं फसलें। तो क्रॉप्स refers to plant cultivated by farmer। ऐसे पौधे जो किसान अपनी इच्छा से उगाता है, फसलें कहलाती है या फसल कहलाती है। जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि जो भारत है उसकी 70% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। 70% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा रोल है इंडिया में, वो प्रीडोमिनेटली लाइवलीहुड ऑन रूरल रीजन। जो रूरल रीजन है ना, ग्रामीण इलाके, जो ग्रामीण इलाके हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्राइमरली कंटीजेंट ऑन वेदर पैटर्न एंड सॉइल क्वालिटी। जो फसल है या क्रॉप है उसकी जो ग्रोथ है या उसकी बढ़वार है वो किस पे डिपेंड करती है? मौसम पे और मृदा की क्वालिटी पे। अगर हम बात करी जाए कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कितने होते हैं, तो टाइप ऑफ क्रॉप है उसको सीजन के आधार पे, उसके उगाए जाने के तरीके के आधार पे, फसल के आधार पे बहुत निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो मौसम के आधार पे सपोज यहाँ पे बात की जाए तो मौसम के आधार पे मुख्यतः तीन तीन भागों में बांटा गया है फसलों को। जो एक होती है खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप। विद एग्जांपल से हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, रबी क्रॉप क्या होते हैं और जायद क्रॉप क्या होते हैं। अगर खरीफ क्रॉप की बात करी जाए, खरीफ क्रॉप्स, तो खरीफ क्रॉप रिफर टू दोज ग्राउंड ड्यूरिंग मानसून सीजन। ऐसी फसलें जो मानसून सीजन में उगाई जाती हैं, मानसून सीजन में उगाई जाती हैं, उनको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप्स। These crops are typically sown in the onset of monsoon season and harvested the monsoon period ends। ऐसी क्रॉप जो जिसकी बुवाई बुवाई कब कब करते हैं हम? मानसून के स्टार्ट होने के टाइम पे हम बुवाई करते हैं, जून और जुलाई में। और इनकी कटाई कब करते हैं? मानसून पीरियड के खत्म होने के टाइम पे हम इनकी कटाई करते हैं। कौन सी क्रॉप्स होती हैं? वो खरीफ क्रॉप। द थ्राइव रीजन विद द एम्पल वाटर सप्लाई एंड हॉट वेदर। ऐसी क्रॉप कहाँ लगाई जाती हैं? जहां पर पानी या सिंचाई की उचित व्यवस्था होती है। उचित व्यवस्था होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे पास? तो मक्का हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गई, कॉटन हो गया, धान हो गया और तिल हो गया, मूंगफली हो गया। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो खरीफ सीजन में लगाई जाती हैं।
या वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं। इसमें हम मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। मानसून सीजन फसलें, मानसून सीजन की फसलें। या वर्षाकालीन। नेक्स्ट क्रॉप की टाइप की बात करी जाए तो कौन सी होती हैं? रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जिनको विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। रबी क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग सीजन। जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनका कल्टीवेशन कब किया जाता है? विंटर सीजन में। विंटर सीजन कब से स्टार्ट होती है? अक्टूबर से। अक्टूबर से दिसंबर तक इनकी सोइंग करी जाती है, बुवाई करी जाती है। और वही मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज इम्प्लॉयड टू डेवलप न्यू क्रॉप वैरायटी। अगर हम ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट की बात करें, क्रॉप इम्प्रूवमेंट की बात करें, तो हम ज़्यादातर जो वैरायटी डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम समर विंटर सीजन में लगाते हैं। विंटर सीजन जो है मौसम है वो डेवलपमेंट ऑफ न्यू कल्टीवार के लिए बहुत सुटेबल होता है। रबी क्रॉप रिक्वायर ए वार्म क्लाइमेट फॉर सीड जर्मिनेशन एंड मैच्योरेशन बट दे नीड कोल्ड वेदर ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज। जर्मिनेशन के लिए अगर बात करी जाए तो वार्म क्लाइमेट, जर्मिनेशन के लिए बात की जाए तो कम से कम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए कम से कम। एंड मैच्योरेशन की बात करी जाए तो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। और जो क्रॉप की ग्रोथ है, ग्रोथ फेज में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। या जब ठंड होती है तब ये फसलें लगती हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो रबी क्रॉप में कौन कौन से आते हैं? वीट है, गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गई, ये आदि फसलें विंटर सीजन में या रबी सीजन में हम लगाते हैं। नेक्स्ट लास्ट की बात करी जाए तो जायद सीजन। जायद सीजन कब होती है? जायद क्रॉप आर दोज ग्राउंड इन द इंटरिम पीरियड बिटवीन द खरीफ एंड रबी सीजन। जो खरीफ एंड रबी है इनके बीच का जो सीजन है उसमें जो फसलें लगाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जायद। अब हम जायद की फसलें कब से स्टार्ट होती हैं? मार्च से जून तक। इनकी मार्च से मार्च में बुवाई हो जाती है, सोइंग हो जाती है, जून में हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसमें जितने भी गार्ड्स हैं, जितने लौकी वर्गीय, कद्दू वर्गीय फसलें हैं, कद्दू वर्गीय फसलें उगाई जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें जायद क्रॉप की तो क्या है? खीरा है, कद्दू है, करेला है, तरबूज है, खरबूजा है, आदि फसलें उगाई जाती हैं किस सीजन में? जायद क्रॉप। अब फसल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। फसल के उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो फसल को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते हैं जिसमें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं हमने। पहला तो है इंटरनल। इंटरनल की बात करी जाए तो जिसको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो पैतृक कारक। पैतृक कारक। और दूसरा है एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब हम दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरनल और जेनेटिक फैक्टर की तो इसमें क्या आता है?
जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन क्रॉप ग्रोथ एंड ईल्ड। क्योंकि जो जेनेटिक करेक्टर की बात की जाए तो जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो प्रोजनी में करेक्टर जाते हैं वो उन्हें जेनेटिक करेक्टर कहते हैं। इनका जो रोल है वो क्रॉप ग्रोथ और उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा है। अगर ब्रीडर्स वर्क टू इंट्रोड्यूस डिजायरेबल ट्रेट इनटू क्रॉप टू क्रिएट न्यू हाइब्रिड वैरायटी। अगर इसके एग्जांपल की भी बात की जाए तो आपके पास एक ए लाइन है और इसको एक आर लाइन पे क्रॉस करवा देते हैं। जो इसकी कलर है वो मान लो, जो इसका कलर है फ्लावर का, फ्लावर के कलर की बात कर लें तो इसका मान लो रेड है और इसका येलो है। अब इसका जो हाइब्रिड आएगा वो जो भी इन दोनों पेरेंट्स में डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट बोले तो जो जीन की बात की जाए तो वो डोमिनेंट जीन होगा। सपोज इसमें ए कलर के लिए है और इसमें ए येलो कलर के लिए है, तो इसमें जो जीनोटाइप होगी वो ए और ए आएगी। तो इसका जो कलर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे रेड कलर। तो ये सारा जेनेटिक्स से गवर्न होता है। अगर इनकी बात की जाए तो क्या क्या इफेक्ट आता है, जेनेटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं। अर्ली मैच्योरेशन, अगर अच्छी ट्रेड्स की बात की जाए तो फसल ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी पक जाए, जिससे क्या है मौसम का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाई यील्डिंग पोटेंशियल, ऐसी फसलों की किस्में होनी चाहिए जिसका उत्पादकता बहुत ज्यादा हो। और ऐसी फसल की किस्में होनी चाहिए जो रेजिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशन लाइक ड्रॉट, फ्लड और सैलिनिटी, जो सूखे को सहन कर सकें, बाढ़ को सहन कर सकें और लवणता लवणता को सहन कर सकें, सैलिनिटी को सहन कर सकें। और ऐसी फसलों की किस्में होनी चाहिए जो टोलरेट टू पेस्ट एंड डिजीज से लड़ सकें, लड़ने की क्षमता हो सके। और जो झुकाव लॉजिंग रेजिस्टेंट होनी चाहिए। लॉजिंग रेजिस्टेंट मतलब कि अगर तूफान आता है, आंधी आती है तो गिरे नहीं, ब्रेकिस ना हो, उनमें बेंडिंग ना हो। बेंडिंग किसे बोलते हैं, जो क्रॉप होती है ऐसे खड़ी होती है, बेंडिंग की क्रिया में क्या होती है, क्रॉप ऐसे नीचे गिर जाती है, उसको बोलते हैं बेंडिंग। जो स्टेम होता है वो झुक जाता है। और ब्रेकिंग किसे बोलते हैं, ये क्रॉप है आपकी खड़ी है और ब्रेकिंग में एकदम टूट जाता है। तो ये रेजिस्टेंट होना चाहिए, ऐसी किस्म उगाना चाहिए जो रेजिस्टेंट हो। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्रेन, तो ग्रेन है उनका केमिकल कंपोजिशन अच्छा होना चाहिए। अगर हम उनकी प्रोटीन की बात की जाए, विटामिन की बात करी जाए तो वो अच्छी मात्रा में होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ ग्रेन एंड स्ट्रा, जो उनकी अगर हम गेहूं की बात की जाए तो गेहूं की ऐसी किस्म होना चाहिए जिसकी चपाती है वो बहुत अच्छी बने। अदरवाइज ये सारी चीजें हैं वो इफेक्ट करेंगी। अगर चपाती अच्छी नहीं बनती है इसका मतलब है उसकी ग्रेन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। दिस ट्रेट आर पास डाउन फ्रॉम द वन जनरेशन टू जनरेशन, ये क्या है, ये पेरेंट टू प्रोजनी ट्रांसफर होती हैं। पेरेंट टू प्रोजनी ट्रांसफर होती हैं सारी की सारी ट्रेट्स, इसलिए इनको जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर की बात की जाए, 2 नंबर फैक्टर की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे हैं। उसमें क्लाइमेट का सबसे बड़ा रोल है। वातावरण की बात की जाए, वातावरण। दूसरा सॉइल रिलेटेड फैक्टर है, एडेफिक फैक्टर बोलते हैं जिसको। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक फैक्टर बोलते हैं जिसको। सोशियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस भी हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्लाइमेट फैक्टर की बात की जाए तो क्लाइमेट फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडेड प्रिसिपिटेशन, जिसको बोलते हैं वर्षा। वर्षा अगर ज्यादा होगी तो हमारी क्रॉप की पैदावार अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए वर्षा पे भी डिपेंड करती है, वर्षा भी इफेक्ट करती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करी जाए तो सपोज हमारे गेहूं के लिए चाहिए है 20 डिग्री, 20 डिग्री, 20 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर।
और टेम्परेचर आ जाए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ये पैदावार पे प्रभाव डालेगा, पैदावार को प्रभावित करेगा। ऐसी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की बात करी जाए तो सपोज हमारे लिए 80% ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है क्रॉप ग्रोथ के लिए, और जो ह्यूमिडिटी है वो 40% रह जाती है, 40%, तो जो पैदावार है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभावित होगी पैदावार। ऐसे ही अगर हम बात की जाए आलू की, तो आलू की फसल में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, तो क्या होता है उसमें डिजीज आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उस टाइम पे। सोलर रेडिएशन का भी जब हीट हीट जिसको बोलते हैं हीट स्ट्रेस, सोलर रेडिएशन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है क्रॉप प्रोडक्शन को, इसको हीट स्ट्रेस बोलते हैं। क्या होता है जो, जैसे अगर हम बाजरे की बात करी जाए, तो ये बाजरे की बाली है और इसमें ये स्टिग्मा होते हैं हेरी लाइक स्ट्रक्चर। अगर सनलाइट ज़्यादा होगी, ये सन है, यहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा है, तो क्या करता है ये डायरेक्ट आके उसकी जो स्टिग्मा होती है, वर्तिकाग्र होते हैं, उसको जला देता है, जिससे क्या होता है बीज का निर्माण नहीं होता है। बीज का निर्माण नहीं होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन अपने आप प्रभावित होगा। एटमॉस्फेरिक गैसेस, गैसेस का भी है, विंड स्पीड की बात करी जाए, अगर तूफान आ जाएगा, अगर तूफान आ जाएगा तो सारी फसल है वो कैसी हो जाएगी, लॉज कर जाएगी, लॉजिंग आ जाएगी, लॉजिंग आने पे क्या होगा, फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। एटमॉस्फेरिक गैसेस की बात करी जाए तो उसमें भी हैं, जैसे CO2 है, CO2 की मात्रा कम ज्यादा हो जाए, और SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें हैं, इनकी ऑक्सीजन है, अगर इनकी जो मात्रा है रिक्वायरमेंट से कम या ज्यादा हो जाती है तो फसलों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो फसल उत्पादन कम हो सकता है। इडेफिक फैक्टर की बात करी जाए, मृदा से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड अगर फैक्टर्स हैं उनकी बात करी जाए तो प्लांट ग्रोथ इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ सॉइल एंड विच इज द दे आर कल्टीवेटेड। मतलब अब आपको इतना तो पता ही होगा कि विभिन्न विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है। सपोज अगर हम आलू लगाते हैं, आलू के लिए आपको बलुई मिट्टी की जरूरत पड़ती है। अगर आलू को आप दोमट मिट्टी में लगा दोगे, दोमट मिट्टी में, तो आलू की पैदावार पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आलू का जो नेचर है वो कौन सी मिट्टी में उगने के लिए बना है, बलुई मिट्टी में। इसलिए सॉइल मॉइस्चर की बात की जाए, अगर मृदा में मॉइस्चर ज्यादा होगा तो हमारे जो बीज हैं उनको अच्छे से एयर नहीं मिलेगी, जड़ों को एयर नहीं मिलेगी, जिससे क्या है फसल उत्पादन में कमी आ सकती है। सॉइल एरेशन की बात की जाए, जब पानी ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली सॉइल एरेशन कम हो जाएगा। अगर हम इसकी बात की जाए तो आपको समझाने के लिए बता देते हैं, ये है हमारी मृदा, इसमें क्या है, इसका 50% तो होता है वाटर, और 25%, 25% और 45% और 5%, ये तो हो गया एयर, ये हो गया वाटर, ये हो गया ऑर्गेनिक मैटर,
और ये हो गया मिनरल मैटर। इसको खनिज पदार्थ बोलते हैं। और इसको कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। तो ये 100% हो गया, मृदा में इतना पाया जाता है। हम सॉइल मॉइस्चर की बात की जाए, अगर सॉइल मॉइस्चर वाटर है 25% से 40% हो जाएगा, तो डेफिनेटली जो एयर है 25%, वो 25% नहीं रहेगी, 15% ही रह जाएगी। जब 15% रह जाएगी तो इस पे फसल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मॉइस्चर है, एरेशन है, टेम्परेचर है, सॉइल मिनरल कंटेंट है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पीएच लेवल है। पीएच जैसे जो 7 पीएच होता है वो उदासीन होता है। जो फसलें होती हैं मुख्यतः मुख्यतः फसलों को 6.5 से 7.5 पीएच में आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ फसलें हैं उनके लिए कम टेम्परेचर में उगाया जा सकता है, कुछ होती हैं उनको और ज़्यादा टेम्परेचर में भी उगाया जा सकता, पीएच लेवल पे भी उगाया जा सकता है। इसलिए जो 6.5 6.5 से 7.5 पीएच होता है उसमें मुख्यतः फसलों को उगा सकते हैं। बायोटिक फैक्टर की बात करी जाए तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग पेस्ट है बायोटिक इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन ऑफन विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अगर बात करें हम इंसेक्ट की, तो कीट, अगर कीट ज्यादा लगेंगे तो फसल उत्पादन प्रभावित होगा। डिजीज तो बोले तो बीमारी, अगर बीमारी ज्यादा लगेगी तब भी फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। अगर वाइल्ड एनिमल की बात है तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल ऐसे हैं जो फसलों में नुकसान करते हैं। अब जब नुकसान करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, फसल उत्पादन प्रभावित होगी। खरपतवार भी खरपतवार भी अगर फसल में ज्यादा होंगे वो प्लांट की जगह ले लेंगे, उनका खाना ले लेंगे, न्यूट्रिएंट ले लेंगे, पानी ले लेंगे, फोटो पीरियड नहीं होने देंगे, तो फसल में उत्पादन में इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। नंबर 4 की बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो वेरियस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इम्पैक्ट क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर फार्मिंग। अगर आपको खेती करनी है, बुवाई करनी है, आपको क्या है, लेबर ही नहीं मिलती है। लेबर नहीं मिलती है तो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि खेतों में काम करने वाले आदमी ही नहीं मिल रहे आपको, तो आप कैसे सोइंग करोगे। तो इससे भी फसल उत्पादन प्रभावित होता है क्योंकि आप टाइम पे बुवाई नहीं कर सकते। द कम्युनिटीज इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन एग्रीकल्चर। आजकल का जो नौजवान है, नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो क्या है, वो खेती से दूर भागती जा रही है। इसका परिणाम क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट खेती करने में कम हो गया है, तो खेती करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, जिससे भी फसल उत्पादन प्रभावित होता है। द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्रॉप वैरायटी। आजकल गांव में किसान क्या करते हैं, वो अपने गांव के पास जाते हैं, दुकानदार होता है, वहां से सीड खरीद के लाते हैं। वो बोल देता है ये वाला सीड अच्छा है, उसको लाके अपने खेतों में बुवाई कर देते हैं। बट वो वैरायटी 10 साल पुरानी होती है, उसमें बीमारी भी आ गई होती हैं, उसकी ईल्ड भी बहुत कम होती है, किसान को इसकी जानकारी नहीं होती है, इससे भी उसका जो उत्पादन है उस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी विद हायर यील्ड और पेस्ट रेजिस्टेंट थ्रू ह्यूमन इनोवेशन। हम क्या कर सकते हैं, जो अच्छी वैरायटी हैं, अच्छी यील्ड देने वाली और डिजीज और पेस्ट से रेजिस्टेंट होने वाली भी इनोवेट कर सकते हैं, जिससे क्या है, हम इन सारी चीजों से बच सकते हैं। अब अगर एक कैश क्रॉप टर्म आता है, कैश क्रॉप क्या होता है, तो एक कैश क्रॉप इज ए क्रॉप दैट इज ग्रोन इन स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इन द मार्केट प्लेस टू जनरेट प्रॉफिट। ऐसी क्रॉप होती है जिसको हम मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमाने के लिए ही उगाते हैं। उसका पर्पज ही यही होता है कि सेलिंग इन द मार्केट प्लेस टू जनरेट प्रॉफिट।
उसको कैश क्रॉप कहते हैं। ऐसी फसल जिसको हम पैसे के लिए उगाते हैं उसको कैश क्रॉप बोलते हैं। करेंटली द मेजोरिटी ऑफ क्रॉप कल्टिवेटेड ग्लोबली आर कंसिडर्ड कैश क्रॉप्स विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग सोल्ड डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। तो अभी जो बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं, जैसे एग्जाम्पल भी हैं, कॉफ़ी है, टी है, कोकोआ है, कॉटन है, शुगर केन है, पोटैटो भी आता है, उसमें टोबैको भी आता है। ये सारी क्रॉप्स कैसी हैं? कैश क्रॉप्स हैं। आप लगाओ इनको और मार्केट में बेचो और पैसा लेके आ जाओ। Many Asian developing country produce cash crops that are exported and development nation typically facing higher prices। तो क्या है, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो क्या करती हैं, कैश क्रॉप को लगाती हैं और उसको एक्सपोर्ट करती हैं दूसरी कंट्री में, और उनको अच्छी इनकम होती है, उसको कैश क्रॉप बोलते हैं। कैश क्रॉप का सीधे नाम से ही है कि कैश के लिए, पैसे के लिए जो फसल हम उगाते हैं उसको कैश क्रॉप बोलते हैं। अब फूड क्रॉप की बात की जाए, फूड क्रॉप आर क्रॉप दैट आर प्राइमली कल्टिवेटेड टू प्रोवाइड सस्टेंस फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए या उनका भरण पोषण करने के लिए जिन फसलों को हम उगाते हैं उनको हम फूड क्रॉप्स बोलते हैं। फूड क्रॉप्स की बात की जाए तो मेजर कौन कौन सी क्रॉप हैं जो भारत में उगाई जाती हैं? धान है, गेहूं है। मिलेट्स की बात की जाए तो ज्वार और बाजरा है। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का है। पर दाल में बात की जाए तो चना, अरहर और मूंगफली और सोयाबीन आदि फसलें हैं जो उगाई जाती हैं एज ए फूड क्रॉप। अगर राइस की बात की जाए तो राइस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ओराइजा सेटाइवा। इसकी जो फैमिली होती है वो ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर वो 2n इक्वल टू 24 होते हैं। Rice stand as the predominant staple food crop is many region across the nation। हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा खाए जाने वाले जो फूड है वो कौन कौन से हैं? राइस और वीट, दो ही चीजें ज्यादा खाई जाती हैं। इट इज ए खरीफ क्रॉप। अभी हमने पढ़ा कौन सा है, ये मानसून क्रॉप है, गर्मी वाली सीजन में लगाने वाला है, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है और अच्छी खासी वर्षा होती है। और इसकी जो ग्रोथ है या क्रॉप स्टेज के लिए हमें क्या चाहिए? वर्षा और ह्यूमिडिटी चाहिए ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। इन एरिया विद द insufficient precipitation irrigation technique are employed for the rice crop। जहाँ पर वर्षा कम होती है, बारिश कम होती है, वहां पर अगर आपके पास सिंचाई के अच्छे साधन हैं तो आप राइस कल्टीवेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है वीट। वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसकी भी फैमिली ग्रेमनी है। और इसके जो क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो 2n इक्वल टू 42। Wheat holds significant importance such as cereal crop in the northern and northern western part of the country। हमारे भारत में बहुत ही महत्व है किसका है? बीट का सीरियल क्रॉप में, नॉर्दर्न एंड नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज कैटेगराइज सच ए रबी क्रॉप। ये रबी क्रॉप है, सर्दियों में लगाते हैं। रिक्वायरिंग एज एनुअल रेनफॉल 50 टू 70 सेंटीमीटर रेनफॉल इसकी ग्रोथ के लिए इनफ है। अगर नेक्स्ट बात की जाए मिलिट्स की तो इसेंशियल मिलिट्स कल्टीवेटेड इन द
कंट्री इनकम्पास ज्वार, बाजरा एंड रागी। रागी को फिंगर मिलेट भी बोलते हैं, फिंगर मिलेट। These are highly nutritious grain referred to as coarse grain। इनको मोटे अनाज भी बोलते हैं, मोटे अनाज वाली फसलें भी बोलते हैं। Millets thrive in region that receive year round rainfall। जहाँ पे वर्षा होती है या कम होती है वहां पे भी हम मिलेट्स को उगा सकते हैं। मेज मेज इज ए versatile खरीफ क्रॉप यूज फॉर बोथ ह्यूमन कंजप्शन एंड लाइवस्टॉक। जो मक्का है, मक्के को हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी यूज करते हैं और लाइवस्टॉक पशुओं या जानवरों को भी खिलाने के लिए यूज होता है। इट एग्जिस्ट रोबस्ट ग्रोथ व्हेन कल्टीवेटेड इन एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल है वो इसके लिए बहुत ही अच्छी सॉइल है इसके प्रोडक्शन के लिए। पल्सेस की बात की जाए, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बोथ। हम ज्यादा पैदा भी करते हैं पल्सेस को और सबसे ज्यादा खाते भी हैं किसको, पल्सेस को। पल्स हैव द एबिलिटी टू इंड्यूस इन द एरिड कंडीशन। जहां पर बारिश की कमी होती है तो वहां पर भी हम दालों को उगा सकते हैं। These leguminous crop play a significant role in enhancing soil fertility by fixing atmospheric nitrogen। जो पल्सेस हैं या दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों की एक खास बात है, वो क्या है खास बात की ये नाइट्रोजन को, फर्टिलिटी को इनहांस करती हैं बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके ये फर्टिलिटी को इनहांस करती हैं फसलों की। एग्जाम्पल की बात की जाए तो चना है, मूंगफली है, अरहर है, मटर है, सोयाबीन है, राजमा है। राजमा एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है, नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है। इसमें जो फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की प्रक्रिया है वो नहीं होती है। पैकेज एंड प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो सीरियल एंड मिलेट्स की बात करते हैं हम। दिस कैटेगरी ऑफर गाइडेंस ऑन कल्टीवेशन ऑफ डाइवर्स सीरियल एंड मिलेट्स। सीरियल और मिलेट्स का होते हैं जिसमें कल्टीवेशन की बात की जाती है किसकी, सीरियल्स की और मिलेट्स की। कॉमर्शियल क्रॉप्स है नेक्स्ट। इन दिस सेगमेंट यू कैन फाइंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिकमेंडेड प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग कॉमर्शियल क्रॉप्स। ये पैकेज प्रैक्टिसेस की बात करी जाए तो टाइटल वाइज हम जिसकी भी सीरियल्स एंड मिलेट्स की बात करते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स की बात करते हैं, फ्लावर्स की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, और मेडिसिनल और एरोमेटिक्स प्लांट्स की बात करते हैं, ऑयल सीड्स की बात करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप की बात करते हैं, पल्सेस की अगेन बात करते हैं, और स्पाइसेस की बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात करते हैं। ये क्या है, इनमें सारे क्रॉप्स की कल्चरल प्रैक्टिसेस की जानकारी होना जरूरी है और होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड क्रॉप livestock systems। इंटीग्रेटेड क्रॉप लाइवस्टॉक सिस्टम कंबाइन क्रॉप कल्टीवेशन एंड लाइवस्टॉक राइजिंग। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड का मतलब है दोनों को जोड़ के, क्रॉप क्रॉप को और लाइवस्टॉक को। बोले तो फसल फसल प्लस पशुपालन, पशुपालन इन दोनों को मिला के जो बोलते हैं वो लाइव स्टॉक सिस्टम, क्रॉप लाइव स्टॉक सिस्टम बोलते हैं। क्रॉप्स कैन बी यूज फॉर एज लाइवस्टॉक फीड एंड लाइवस्टॉक कंट्रीब्यूशन बाय providing manure for crops, therefore decreasing the need of external input like fertilizer। इसमें क्या है, एक दूसरे के पूरक बनते हैं। इसमें जो फसलें हैं वो पशुओं के लिए चारा चारा प्रदान करती हैं, और जो पशु हैं वो फसलों के लिए खाद मैन्यूर्स प्रदान करते हैं। तो इसमें दोनों को पूरक बने रहते हैं हमें, जिससे क्या होता है
फर्टिलाइजर्स खरीदने नहीं पड़ते हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वो डिक्रीज हो जाती है और इनपुट्स कम लगते हैं। सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन फार्मिंग किसे कहते हैं? सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन फार्मिंग employs technology and management practice to boost productivity while minimizing adverse environmental effect। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके और मैनेजमेंट करके फसलों की खेती करते हैं, बट हम ध्यान में क्या रखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है वो कम से कम हो। It underscores efficient resources utilization like water and fertilizer and encourage practice that promote soil health and biodiversity। इसमें क्या होता है, हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस की बात करें तो वाटर है, फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड वगैरह हैं या अदर मेथड्स हैं, उनका सबका यूज करके हम जो मृदा है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, प्रमोट करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को इन्हांस करते हैं। उसको बोलते हैं सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन फार्मिंग। प्रेसिजन फार्मिंग किसे बोलते हैं? प्रेसिजन फार्मिंग यूजेस टेक्नोलॉजी सच एज जीपीएस सेंसर एंड मैपिंग टूल्स टू क्लोजली मॉनिटर टू मैनेज क्रॉप एंड सॉइल। इसमें क्या है, प्रेसिजन फार्मिंग में इसका नाम ही है प्रेसिजन फार्मिंग। प्रेसिजन का मतलब हुआ कि हम डिफरेंट जो भी हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हैं, सेंसर और मैपिंग टूल्स, जिसमें क्या है कि हम जो क्रॉप्स हैं और सोइल हैं उनको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। इट एड इन रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन एंड वेस्ट रिडक्शन देयरबाय एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें क्या है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमाइजेशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है एंड वेस्ट का रिडक्शन होता है। हम कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं होता है, देयर बाय एनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, जिसको प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं। आज के लिए इतना ही याद काफी है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो इसी के टॉपिक के आधार पे कंटिन्यू रहेगी, सिस्टम ऑफ फार्मिंग के बारे में। अभी ये जस्ट ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन था। इसके बाद सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम आगे वाली वीडियो में, आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।